वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी। आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ में करंट अफेयर्स के बाद हम पंचवर्षीय योजना डिस्कस करेंगे, जिसके 2 पार्ट्स प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने करवा दी हैं। आज हम नेक्स्ट 7th तक हो चुकी हैं। आज हम 8th 9th एंड 10th जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें पढ़ेंगे। कल 11th एंड 12th पढ़ेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करके दूसरा नया टॉपिक को ही स्टैटिक जीके का इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहली न्यूज़ है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है कृषि सखा ऐप। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। ऐप का नाम क्या है? कृषि सखा। किसने लॉन्च किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है? तो संजीव श्रीनिवासन अभी प्रेजेंट में सीईओ हैं। एंड इसकी टैगलाइन क्या है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया। इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी है। क्या है इसकी टैगलाइन? सुरक्षा का नया नज़रिया। तो कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च करी है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च करी है। किसके लिए लॉन्च करी है? फार्मर्स के लिए लॉन्च करी है। इसका मेन एम क्या है? हेल्प करना इंडियन फार्मर्स को अपने डिसीजंस लेने में, उनको कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जो भी क्रॉप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सोइंग कब करनी है, मतलब बोना कब है फसल को, काटना कब है, हार्वेस्टिंग कब करनी है, कल्टीवेशन कब करना है, तो ये सब कुछ चीज़ें वेदर के बारे में हो गया, सॉइल के बारे में हो गया, कौन सी खाद वगैरह मिलानी है, मतलब जो भी क्रॉप से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको ये क्लैरिफाई करेगी फार्मर्स को और हेल्प करेगी, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेपे कॉन्टे ने रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया है? इटली के प्रेसिडेंट सर्गियो माट्टारेला को। पहली बात, इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया है? ग्यूसेपे कॉन्टे। ग्यूसेपे कॉन्टे ने अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया है? इटली के प्रेसिडेंट को। इटली के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्गियो माट्टारेला इटली के प्रेसिडेंट है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें पता है कि कोरोना ने कई सारे कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया, पर इटली जो है वो पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसमें कोरोना का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इसलिए इनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रह पाई। इकोनॉमी बहुत ख़राब हो चुकी है इटली की इस टाइम पर, तो इसलिए इनको रिज़ाइन करना पड़ा। अभी भी डेटा जो आ रहे हैं, प्रेजेंट में जो लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं, उनको अगर देखें तो अभी भी 400 डेथ्स हो रही हैं पर डे। तो ये बहुत ही वर्स्ट डेटा है। ये मतलब कोविड-19 का प्रकोप जो है, जैसे इंडिया में इतना देखने को नहीं मिला, बट इटली में वास्तव में बहुत बुरी हालत हुई है। कोरोना की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल सड़क पे आ चुकी है। बहुत ही बुरा हाल है वहाँ की इकोनॉमी का। चलिए इटली के बारे में और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इटली की करेंसी क्या है? इटली की करेंसी है रोम। और इटली की कैपिटल है रोम एंड इटली की करेंसी क्या है? यूरो। तो इन दोनों चीज़ को भी आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको रिलीज़ कर दिया है। कब इसको रिलीज़ किया गया? 29 जनवरी, मतलब कल इसको रिलीज़ किया गया। थीम क्या है इस बार 2021 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसकी थीम क्या है? सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। दूसरी इसकी थीम है वी शेप्ड रिकवरी। तो ये दोनों थीम आप याद रखना। इनके नेम, थीम्स के नेम इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप याद रखना। किसने रिलीज़ किया है ये? तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने इसको रिलीज़ करा है। कौन है अभी प्रेजेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पहले क्या होता था, इकोनॉमिक सर्वे को बजट जैसे हम पेश करते हैं ना, मतलब सरकार पेश करती है, 1 फरवरी को पेश होता है इंडिया का बजट। तो पहले जब बजट पेश होता था साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट होता था, बट अभी ये अलग हुआ है। 1964 तक ये साथ में पेश होता था, अब ये अलग, बजट बाद में आता है, इकोनॉमिक सर्वे पहले ही आ जाता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन ये पेश किया जाता है। पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, तो उसका टाइम पीरियड आप याद रखना। पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था 1950 से 51 तक।
तो पहला इकोनॉमिक सर्वे आप याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया जाता है, जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है कंट्री की उसको रिव्यू किया जाता है लास्ट जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें। कब ये पीरियड ओवर होता है, 31 मार्च को ये पीरियड ओवर होता है, हमारा जो फिस्कल ईयर चलता है। इकोनॉमिक सर्वे में किन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन कैसा रहा, और भी जो फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कैसा रहा, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के लिए जैसे गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेकर आई, पॉलिसी लाई, तो उन स्कीम्स पॉलिसी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ये सब चीज़ें असेसमेंट करके इकोनॉमिक सर्वे में डाली जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ये कुछ स्टैटिक जीके थी, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया का वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव कहाँ का है, इंडिया का है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अभी हाल ही में किसको वैक्सीन दी है, श्रीलंका एंड बहरान को अभी हाल ही में इंडिया ने वैक्सीन्स भेजी हैं। और कितनी वैक्सीन्स भेजी हैं वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट आप देख लो कि श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन्स भेजी हैं एंड बहरान को 10,800 वैक्सीन्स भेजी गई हैं। और भी हैं जिनको इंडिया वैक्सीन्स भेज चुका है, जैसे कि मालदीव्स है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेचेल्स। तो इन 7 कंट्रीज़ में भी इंडिया ऑलरेडी वैक्सीन्स भेज चुका है। इंडिया में टोटल जो वैक्सीन्स हैं स्वदेशी हैं वो कितनी हैं, 2, कोविशील्ड और दूसरी कौन सी है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है वो किसकी है, कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, और जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में उसकी वैक्सीन है कोविशील्ड। तो इन दोनों वैक्सीन्स के नाम भी आप याद रखना। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, वर्कर्स हैं, इनको लगाई जाएगी पहले वैक्सीन। उसके बाद में जो 50+ हैं, जो मतलब ओल्ड पीपल हैं, 50+ वाले जो लोग होंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा एक डेट और वैक्सीन मैत्री, एक डेट और याद रख लेना इससे रिलेटेड। इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी से। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस जियो की रैंक आई है 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में ग्लोबली। किसकी है ये, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। चलिए, तो फिर अगर रिलायंस जियो अगर 5th पे आई है तो फर्स्ट पे कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की अगर बात करें तो फर्स्ट पे है वीचैट, फिर फरारी सेकंड पे, फिर रशिया की एक बैंक है इसबेर, ये थर्ड पर, फोर्थ पर कोको कोला और 5th पर रिलायंस जियो। तो याद हो गई आपको, फर्स्ट पे वीचैट, सेकंड पे फरारी, थर्ड पे रशिया की बैंक, फोर्थ पर कोको कोला और 5th रिलायंस जियो। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, फर्स्ट वीचैट, सेकंड फरारी, थर्ड रशियन बैंक स्वेयर, फोर्थ कोको कोला एंड 5th रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का डायरेक्ट भी याद रखना, 5th रैंक इसकी आई है। इसके अलावा और भी कुछ है इसमें डिस्कस करने को। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में किस किस का नाम आया है, तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर बात करें तो उसमें एप्पल फर्स्ट पर है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में एप्पल जो है वो सबसे ज़्यादा, एप्पल का नाम आया है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में। उसके बाद सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में किसका नाम आया, अमेज़ॉन का, और उसके बाद गूगल का। अगर हम अपने टाटा की बात करें तो टाटा की मतलब मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में टाटा की रैंक कौन सी पोजीशन है, 77th। तो ये अलग से आप याद रखना, एप्पल फर्स्ट, अमेज़न सेकंड, गूगल थर्ड। इसके अलावा जो टाटा है उसकी रैंक अलग से याद रखना कितनी है, 77। तो ये आपको याद रखनी है। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में सबसे पहले नंबर पर वीचैट, सेकंड पर फरारी, थर्ड पर रशियन बैंक स्बेयर, फोर्थ पर कोको कोला एंड 5th पर रिलायंस जियो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एसबीआई से।
एसबीआई बैंक के अभी नए एमडी अपॉइंट हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? एक तो हैं स्वामीनाथन जानकीरमन और दूसरे हैं अश्विनी तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी। अब आपको पता है जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आप हेडक्वार्टर्स भी याद रखना। इसके अलावा इसमें एसबीआई में एक तो चेयरमैन होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है? दिनेश कुमार। तो इनका नाम आप याद रखना। दिनेश कुमार अभी एसबीआई में चेयरमैन है। एसबीआई में मैंने बोला एक चेयरमैन होगा और 4 एमडी होंगे, जिसमें से 2 एमडी के नाम हमने देख लिए। पहला स्वामीनाथन जानकीरमन एंड दूसरा अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये बाकी के 2 एमडी जो हैं उनका नाम क्या है फिर? तो बाकी के जो 2 एमडी हैं उनका नाम भी हम देख लेते हैं। बाकी के जो 2 हैं उनका नाम है, एक का नाम तो है CS शेट्टी एंड जो 4th है उनका है अश्विनी भाटिया। तो टोटल 4, चारों के नाम बोलो। स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, CS शेट्टी एंड अश्विनी भाटिया। ये 2 तो पहले से ही थे, पर बाकी 2 के लिए पोस्ट कब से खाली थी? अक्टूबर 2020 से ये पोस्ट खाली थी, बट अभी जनवरी में अपॉइंटमेंट इनका कर लिया गया है और अब ये दोनों बन जाएंगे। 2 और जो एमडी जिनकी प्लेस खाली थी, अब फुल चेयरमैन भी है और 4 जो एमडी होते हैं एसबीआई में वो भी है एट प्रेजेंट में। जो ये स्वामीनाथन जानकीरमन है ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के, और जो अश्विनी कुमार तिवारी हैं ये एमडी और सीईओ थे। किसके एमडी और सीईओ थे? ये एमडी और सीईओ थे एसबीआई कार्ड के। एसबीआई कार्ड क्या है? एसबीआई कार्ड एसबीआई की ही एक सब्सिडियरी है, तो ये चीज़ आप याद रखना। एसबीआई कार्ड क्या है? एसबीआई की ही एक सब्सिडियरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे न्यू आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। तो सबसे पहले चीफ का नाम बता दो। चीफ कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरवाने जी। ये क्या है? हमारे चीफ। जो हमारे चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, ये कौन से नंबर के हैं? इनका नंबर याद रखना, ये 28th नंबर के हैं। जो अभी प्रेजेंट में चीफ हैं आर्मी के, वो अभी कौन से नंबर के हैं? 28th नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। दूसरा आता है वाइस चीफ। देखो हमारी इंडियन आर्मी में सबसे फर्स्ट हाईएस्ट रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आर्मी का जो चीफ होता है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे आते हैं आर्मी के जो वाइस चीफ होते हैं। तो अभी आर्मी के न्यू वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम आप याद रखना। इनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? चंडी प्रसाद मोहांती, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये चंडी प्रसाद मोहांती। ये बने हैं इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। चीफ का नाम मैंने बता दिया। कौन से नंबर के चीफ हैं वो? 28th नंबर के चीफ हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया की रैंक आई है 86th 98 कंट्रीज़ में से, जो लोवी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ करा है कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स। उसमें पहली बात तो ये जो लोवी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ का है? तो ये आप याद रखना कौन सी कंट्री का है ये? ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे हमारे यहाँ थिंक टैंक होता है, हमारे यहाँ थिंक टैंक कौन सा है? एक सेकेंड, हमारे यहाँ थिंक टैंक कौन सा है? नीति आयोग। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी थिंक टैंक होता है। उनके थिंक टैंक का नाम क्या है? लोवी इंस्टीट्यूट। तो लोवी इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 86। टोटल कितनी कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक क्या आई है वो भी याद रखना है। टोटल कितने कंट्रीज़ में से आई है ये भी याद रखना है। इसी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, जितने भी इंडेक्स आए हैं उसमें इंडिया की रैंक टोटल कितनी कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक जो भी आई हो,
फर्स्ट पे कौन रहा है, स्टार्टिंग के टॉप 3 याद कर लेना, अगर बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे, इनके सेकंड पूछ ले या थर्ड पूछ ले, और जो बॉटम में रहा है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, जब भी कोई इंडेक्स रिलीज़ हो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो कंट्रीज़ हैं इनको रैंक दी गई है किसके बेसिस पर, जो भी पब्लिकली अवेलेबल और जो कंपेरेबल डेटा मिला कोविड-19 से रिलेटेड, कोविड-19 रेस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी डेटा मिला उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। लोवी इंस्टीट्यूट क्या है, थिंक टैंक है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है सिडनी में, ये भी याद रख लेना। लोवी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है सिडनी में। टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम बताओ, कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में है पहली न्यूजीलैंड, दूसरी वियतनाम एंड थर्ड पर ताइवान। तो ये भी याद रखना। जो कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स है जिसको रिलीज़ किया है लोवी इंस्टीट्यूट ने, लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, उसमें फर्स्ट पर आया है न्यूजीलैंड, सेकंड पर आया है वियतनाम, थर्ड पर आया है ताइवान। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया आया है 86 नंबर पर। टोटल कितनी कंट्रीज़ में से, 98 कंट्रीज़ में से इंडिया आया है 86 नंबर पर। ये जो इंडेक्स निकाला है इसमें चाइना नहीं था, क्योंकि इस टाइम तक चाइना का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर इसलिए चाइना को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट रैंक है फिर से इंडिया की, एक और इंडेक्स आया है जिसमें कितनी रैंक आई है, 86 रैंक आई है। ये कौन सा इंडेक्स है, ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है, 86। कितने कंट्रीज़ में से, 180। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 86, कितने कंट्रीज़ में से, 180 कंट्रीज़ में से। अब इसमें स्कोर अगर आपसे पूछ लें तो इंडिया का स्कोर कितना रहा, 40। इंडिया का स्कोर कितना रहा, 40। टॉप कंट्री कौन रही इसमें, तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क टॉप कंट्रीज़ रही। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क में सबसे कम करप्शन देखने को मिलता है इन 180 कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों जॉइंटली, इन दोनों ने एक साथ फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। इनका स्कोर अगर बात करें तो इनका स्कोर कितना है, तो इनका स्कोर है 88। इंडिया का स्कोर कितना था, 40। तो इंडिया तो अभी काफ़ी पीछे है। इंडिया में अभी इस रिपोर्ट का कहने का मतलब ये है कि इंडिया में अभी काफ़ी क्या है, करप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन याद रखना, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। लोएस्ट कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा करप्शन है सोमालिया और साउथ सूडान में। तो सोमालिया और साउथ सूडान की रैंक जो है वो कितनी आई है, 179, मतलब 180 में से 179। कितना इनका आपको डेटा देख सकते हैं कि कितना ख़राब इनका डेटा है। तो सोमालिया और साउथ सूडान जो हैं ये लोएस्ट में, इनका स्कोर पूछा नहीं जाएगा वैसे तो 12। आप इंडिया का स्कोर याद रखना, इंडिया का स्कोर कितना है, 40। तो इंडिया का स्कोर आप याद रखना। इससे पहले जब ये डेटा आया था 2019 में, तब इंडिया का स्कोर क्या था, एक साल पहले का इंडेक्स के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 2019 की बात 20 की बात करी हमने, इंडिया की रैंक आई 86। 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 80। तो इंडिया जो है वो कितने पोजीशन स्लिप कर गया, 6 पोजीशन इंडिया स्लिप कर गया इस सर्वे में। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो रिलीज़ करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म CPI, इसको कौन रिलीज़ करता है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताओ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी में है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अभी प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है, प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के चेयरपर्सन है डेलिया फेरेरा रूबियो।
ये हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मई 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। आपको कुछ और याद रहे चाहे ना रहे, एक तो हेडक्वार्टर याद रख लेना, जो बर्लिन जर्मनी, और चेयरपर्सन डेलिया फेरेरा रूबियो। हेडक्वार्टर जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी आई? इसमें इंडिया ने सिक्योर की 86 रैंक। नेक्स्ट, अभी हाल ही में 26 जनवरी को परेड हुई थी। तो जब ये परेड होती है तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट के टैब्ल्यू आते हैं, मतलब झांकियाँ निकलती हैं। तो जो बेस्ट झांकी होती है फर्स्ट, उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो इस बार जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड हुई उसमें फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है? तो जो यूपी उत्तर प्रदेश के जो टैब्ल्यू था, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है फर्स्ट प्राइज़। उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दर्शाया गया था? उत्तर प्रदेश क्या दर्शाया जा सकता है? अयोध्या, राम टेम्पल। तो राम टेम्पल को दर्शाया गया था इस झांकी में। जो भी मतलब जो रामायण एपिक है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे राम जी आए थे तो दीपक जलाए थे, ऐसे से कुछ चीज़ें अपनी ट्रेडिशनल पुरानी वो इसमें दिखाई गई थी। थीम याद रख लेना, थीम क्या थी? अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये यूपी की झांकी की क्या थी? थीम। अच्छा, फर्स्ट प्राइज़ तो जीता है उत्तर प्रदेश के टैब्ल्यू ने। सेकंड प्राइज़ किसने जीता है? तो सेकंड प्राइज़ जीता है त्रिपुरा ने। जो त्रिपुरा की झांकी थी उसने जीता है सेकंड प्राइज़। उसके अलावा उत्तराखंड का जो टैब्ल्यू था उसकी थीम क्या थी? देवभूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स। उत्तराखंड के टैब्ल्यू को मिला है थर्ड प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को, सेकंड त्रिपुरा की झांकी को, थर्ड प्राइज़ मिला है उत्तराखंड की झांकी को, जिसकी थीम क्या थी? देवभूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स। और इसके अलावा जो टैब्ल्यू था CPWD का, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, इनकी थीम क्या थी? अमर जवान। तो CPWD को स्पेशल प्राइज़ मिला है ट्रिब्यूट पे करने के लिए। किसको? जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए किसको दिया गया है स्पेशल प्राइज़? CPWD को। CPWD की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। CPWD की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे, PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने चेयर करी 35th प्रगति मीट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्रगति, इसकी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो प्रगति की फुल फॉर्म क्या होगी? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखना। कौन सी मीटिंग हुई? एडिशन याद रखना। कौन से नंबर का था ये? 35th नंबर का ये एडिशन था। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में आज इतनी ही न्यूज़ थी। अब इसके अलावा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है आफ्टर करंट अफेयर्स। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 7th तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आज हम कौन सी डिस्कस करेंगे? आज हम 8th 5 ईयर प्लान, 9th एंड 10th, ये 3 5 ईयर प्लान्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 8th 5 ईयर प्लान। देखो, जो 7th 5 ईयर प्लान है वो एंड कब हुआ है? 90 में एंड हुआ है। तो उसके हिसाब से 8th 5 ईयर प्लान जो है वो 90 में आ जाना चाहिए था। 92 में क्यों आया? तो हुआ क्या, जब भी कोई पंचवर्षीय योजना अच्छे से सफल नहीं हो पाती है तो थोड़ा ब्रेक दे दिया जाता है। तो इस बीच में क्या हुआ है? एनुअल प्लान्स आए। एनुअल प्लान्स कब से कब तक आए? 90 से 91 और 91 से 92 क्या चले? एनुअल प्लान्स चले, जिनमें ये डिसाइड किया गया कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिले और जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो। तो अब हम बात करेंगे, अब आ गई 92 में क्या आ गई? पहले 2 साल एनुअल प्लान चले, 90 से लेकर 91, फिर 91 से 92, इसके बाद में 92 में आ जाती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? वैसे स्टार्टिंग के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फिर भी आप याद रख लेना। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जब टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र कर रहा था। जो कर्ज़ है, डेट का जो बर्डन है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो चुका था।
बजट डेफिसिट जो थे उनमें गैप बहुत ज़्यादा था, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी स्टेबल नहीं थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थी उनमें क्या आया हुआ था, उनमें रिसेशन आया हुआ था। तो मतलब सब जगह मंदी सी छाई हुई थी और मतलब बुरा हाल चल रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में क्या लाएंगे, फिस्कल रिफॉर्म्स भी लाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो लाएंगे ही लाएंगे, इकोनॉमी को कैसे सुधारना है, उसके साथ में जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको गैप को कैसे कम करना है, बर्डन जो कर्ज है उसको कैसे कम करना है, तो हम फिस्कल रिफॉर्म्स भी लाएंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी किसको दी गई, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन फील्ड में ध्यान दिया गया, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा क्या चीज़ की गई, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया गया, उसको मजबूत किया गया। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना ही इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का एम था। अब हुआ क्या, ये पंचवर्षीय योजना कैसी रही, ये सक्सेसफुल रही। इसमें जितना हमने टारगेट डिसाइड किया था उससे ज़्यादा टारगेट हमें अचीव हुआ। तो ये याद रखना, ये कैसी रही थी, सफल रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई थी। अगर आपसे ईयर पूछ ले, पहली बात तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो वो 8th पंचवर्षीय योजना के टाइम पर स्टार्ट की गई थी, ईयर 1993। अगर आपसे दे दिया जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे थी, तो अगर आपको इसका टाइम पीरियड याद है 92 से, अगर आपको इसका टाइम पीरियड याद है 92 से 97, तो भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि 93 जो है वो 92 के बाद ही आएगा। उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5th पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 9th नंबर की। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम कब से कब तक होगा, तो 8th के तुरंत बाद ही 9th चालू हो गई थी। जैसे 7th के बाद 8th आने में 2 साल बीच में एनुअल प्लान्स चले, बट 8th के बाद 9th डायरेक्ट ही आ गई थी, जैसे कि हम ईयर से भी देख सकते हैं। इसमें किस पे फोकस किया गया, ग्रोथ विद, ये ग्रोथ है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इस चीज़ पर फोकस किया गया। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पर फोकस कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था, तो ये आप याद रखना, वो 9th नंबर का था जिसमें ये किया गया था। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 97 से लेकर 2002 तक था, ये चीज़ भी याद रखना। अब ये 9th जो पंचवर्षीय योजना थी ये क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी। 8th वाली पास हुई थी, बट ये क्या हो गई, फेल हो गई। जितना टारगेट सेट किया था उतना हमें जीडीपी रेट अचीव नहीं हुई। जो इसमें भी वही एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी दर है उसको कम करना, गरीबी को हटाना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यही सब इसके एम्स थे, पर यह सफल नहीं हो पाई। कारण क्या था इसके असफल होने का, तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमी थी उस टाइम पर, इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या चल रहा था, रिसेशन चल रहा था, जिसका परिणाम हमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला, और ये सफल नहीं रही, ये क्या हो गई, फेल हो गई। जितना जीडीपी टारगेट सेट किया था उतना गोल अचीव नहीं हो पाया। अगर डेट देखें तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो 1947 देश आज़ाद हो जाने के बाद 50 ईयर्स बाद भी, मतलब ये 50 साल चल रहा होगा, अब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो डगमगाई रही है। कोशिश चल रही है, मेनली ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग लाई गई थी ये हमारी अर्थव्यवस्था को ही दुरुस्त करने के लिए लाई गई थी। तो अभी फिर और आगे प्लान्स आएंगे, पर ये याद रखना 9th वाला जो है वो सफल नहीं रहा था। 9th वाले का टाइम था 97 से लेकर 2002 तक। इसमें मेन फोकस किया गया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पर। उसके बाद डिस्कस करेंगे, ये डेट याद रखना 2002। अब 2002 के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा 2002 से, +5 2007 तक ये चलेगा। इसमें भी क्या प्रपोजल्स रखे गए थे, वही क्या हटानी है, पॉवर्टी हटानी है, ये प्रपोजल था। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करना है, और जो पर कैपिटा इनकम है उसको अगले 10 साल में हमें इंक्रीज़ करना है, ये इसमें टारगेट सेट किया गया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर
बेरोज़गारी इतनी थी कि उस टाइम पर 35 मिलियन लोग कैसे थे, बेरोज़गार थे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर था और ये बेरोज़गारी दर कम करना, पॉवर्टी कम करना, यही इस योजना का एम था। तो इसमें इसकी कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। 10th पंचवर्षीय योजना जो है वो, उसमें जो जीडीपी का जो टारगेट सेट किया गया था उससे हमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा मिली। तो ये योजना कैसी रही, ये रही सफल। तो ये आप याद रखना कैसी रही है, 10वीं पंचवर्षीय योजना रही सफल, इसको पास कर देते हैं। टारगेट कितना सेट किया गया था, 7.6% का सेट किया गया था और मिला कितना था, 8%। अभी तक जितनी भी हम पंचवर्षीय योजना पढ़ के आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना इकलौती ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका टारगेट जीडीपी रेट उस टाइम पर कितनी मिली, 8% मिली। अभी तक कोई भी पंचवर्षीय योजना में 8% तक जीडीपी रेट नहीं मिली थी। तो सबसे ज़्यादा किस में मिली थी, 10th नंबर की पंचवर्षीय योजना में हमें सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 11th एंड 12th, जो कि आज मैंने ये 3 डाली है। कल के जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसके बाद में हम ये जो रिमेनिंग है उनको कवर करेंगे। फिर ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये ओवर हो जाएगी। इसके बाद में हम कोई नया स्टैटिक जीके का टॉपिक उठाएंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हर बार हम मैप डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम मैप डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो टोटल कितने इंडियन स्टेट्स को टच करता है और उनके नाम क्या है। देखो सबसे पहले देखते चलना आप लोग। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दोबारा से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये इधर कौन सा रह गया है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है थोड़ा सा। तो टोटल उत्तर प्रदेश के संग इंडिया की कितनी स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है, 8। कौन कौन सी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, तो ये आप याद रखना। एक और देख लेते हैं, महाराष्ट्र को देख लेते हैं। महाराष्ट्र किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो महाराष्ट्र के लिए है गुजरात पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा, अच्छा ये मैप जो है पुराना है, इसमें तेलंगाना को सेपरेट करके नहीं दिखाया हुआ है, तो इधर ऊपर की साइड में क्या बन गया है, तेलंगाना बन गया। ठीक है, तेलंगाना याद रखना। कर्नाटका से भी महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है एंड गोवा, इसको मत भूल जाना छुटकू को, गोवा से भी टच होती है। दूसरा, इसके अलावा इंडियन मैप में जो अरब सागर है वो किस साइड पड़ता है, वो वेस्ट साइड पड़ता है, और जो बंगाल की खाड़ी है वो किस साइड पड़ती है, ईस्ट की साइड में पड़ती है। श्रीलंका जो है वो इंडिया का कैसा है, कोस्टल नेबर कंट्री है, मतलब पानी की बाउंड्री इनकी शेयर हो रही है। मतलब एक तो होती है कि दो कंट्रीज़ के बीच में लैंड बाउंड्री शेयर हो, और दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर वाटर बाउंड्री शेयर हो। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर बाउंड्री है। ये जो बीच में स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। ठीक है, तो आज इतना ही। कल फिर कुछ ना कुछ इस मैप में डिस्कस कर लेंगे। देखो ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान होता है, इधर ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इस सेशन से ज़रूर मिली होगी। जिनको करंट अफेयर्स देखनी है वो सिर्फ करंट अफेयर्स देख सकते हैं, पर जिनके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके आती है वो स्टैटिक जीके ज़रूर देखें। हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजना जैसे इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का मैप तो हम हर सेशन में लेंगे, आपको याद रखवा, जिससे कि ये पूरा आपको याद हो जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्टैटिक जीके का। और हम इंडियन जो पर्सन्स हैं, हम जो लोग जो हैं, उनको इंडिया का मैप के बारे में जो तो पता ही होना चाहिए। इंडिया का ही नहीं, स्टूडेंट्स को तो वर्ल्ड मैप के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले हम इंडिया का मैप देख लेंगे, जब ये हमें पूरा रट जाएगा उसके बाद हम वर्ल्ड मैप को डेली देखा करेंगे, जिससे कि वो भी हमें याद हो जाए।
चलिए तो सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।